नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति को हो सकती है नई फसल बीमा की शुरुआत। किसानों के लिए लाभकारी है सोलर पंप योजना। ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना होगी जल्द ही शुरू। इस बार के बजट में कृषि को मिलेगी प्राथमिकता। कृषि विविधीकरण किसानों के लिए है उपयोगी और स्टिकी ट्रैप करेगा रबी फसलों की सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। मकर संक्रांति और पोंगल जैसे त्योहारों पर केंद्र सरकार नई फसल बीमा योजना लागू कर सकती है। सरकार की नई फसल बीमा योजना का उद्देश्य पुरानी बीमा योजनाओं को 23% के दायरे से बहुत आगे तक ले जाना है। सरकार का अनुमान है कि प्रस्तावित नई फसल बीमा योजना में 50% से अधिक किसान शामिल हो जाएंगे। इसके लिए बीमा प्रीमियम का 95% से अधिक का हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी। नई बीमा योजना का सबसे अधिक लाभ बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और तटीय ओडिशा जैसे जोखिम वाले क्षेत्रों को होगा। नई बीमा योजना में फसल नुकसान का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि बीमा भुगतान की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। सरकार ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा पर आधारित वाटर पंप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सूबे के किसानों को 75% छूट पर सोलर पंप लगवाने का ऑफर दिया गया है। ये पंप प्रदूषण रहित और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। इस पंप की खासियत यह है कि इसे 5 वर्ष की वारंटी पर सरकार उपलब्ध करवा रही है। इसका सोलर पैनल 25 वर्ष तक कार्य कर सकेगा। इसमें लगी 3 हार्स पावर की मोटर की बाजार में कीमत 4.34 लाख रुपए है, लेकिन छूट के बाद किसानों को यह केवल 1.17 लाख रुपए में पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने एक निजी कंपनी से करार भी किया है। जो किसान पंप लगवाने के इच्छुक हैं, वो अपने नजदीकी कृषि केंद्र या कंपनी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों को अपनी उपज का पूरा दाम मिल पाए, इसके लिए तैयार की जा रही है ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना के जल्द ही शुरू होने की संभावना है। कई राज्यों की लगभग 200 मंडियों के शुरुआती इंटीग्रेशन के साथ ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट शुरू होगा। मंडियां ऑनलाइन होने से किसानों को दूसरी मंडियों के भाव का भी पता चल जाएगा। इससे किसान भाई अपनी उपज का पूरा लाभ ले पाएंगे। साथ ही स्टॉक पता होने से कालाबाजारी पर भी रोक लग सकेगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को एग्रीकल्चर कमोडिटी सही दाम पर मिल सकेगी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में खेती को खास अहमियत मिल सकती है। बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री ने इस बार सबसे पहले कृषि क्षेत्र को चुना है। बजट से पहले होने वाली बैठकों में सबसे पहले वित्त मंत्री कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिलेंगे। बजट का ब्लूप्रिंट बनाने में जुटे वित्त मंत्री के सामने इस बार बदलते पर्यावरण में कृषि पैदावार बढ़ाने और इससे जुड़े मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन पर लाने की चुनौतियां रहेंगी। पैदावार बढ़ाने के लिए खेती में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर इस बार फोकस हो सकता है। छोटे और सीमांत किसान कृषि पर आधारित ऐसे व्यवसाय अपना सकते हैं जिनमें उन्हें कम खर्च करना पड़े। किसान भाई किसी छोटे से तालाब में मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, इसके अलावा गाय, भैंस और बकरियां रखकर दूध का काम भी कर सकते हैं। इस प्रकार एक साथ कई कृषि आधारित कामों को कृषि विविधीकरण के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, अकेले मछली पालन या किसी व्यवसाय में अधिक पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन कृषि विविधीकरण की ये उपयोगिता है कि पशु पक्षियों की बेकार बीट जैसी दूसरी बेकार चीजों को सीधे तालाबों में डाला जा सकता है। इन पदार्थों को मछलियां आहार के रूप में खाती हैं। इस प्रकार मछली पालन में मछलियों के आहार पर बिना कुछ खर्च किए उनका काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। मछली पालन के साथ मुर्गी, बत्तख, शूकर, गाय, भैंस, बकरी आदि का पालन करके और कुछ फसलें और सब्जियां उगाकर किसान भाई दोहरा लाभ उठा सकते हैं। रबी सीजन के दौरान किसान भाई बिना घातक कीटनाशकों के छिड़काव किए ही अपनी फसल की सुरक्षा कर सकेंगे और ये संभव हो पाया है स्टिकी ट्रैप की वजह से। ये पतली सी चिपचिपी शीट फसलों की रक्षा बिना किसी रसायन के इस्तेमाल के करती है और रसायन के मुकाबले सस्ती भी रहती है। स्टिकी ट्रैप में शीट पर कीट आकर चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वैज्ञानिकों के मुताबिक दवाओं से नियंत्रण में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिससे कृषि पर्यावरण को कई तरह के नुकसान शामिल रहते हैं, जबकि स्टिकी ट्रैप के इस्तेमाल से किसान इन सभी दिक्कतों से बच सकते हैं। जानकारों के मुताबिक रासायनिक कीटनाशकों के लगातार इस्तेमाल से कई अन्य गंभीर खतरे भी विकसित होते रहते हैं। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1690 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर में 1575 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1555 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की मंडी में गेहूं 1725 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका।
चावल की बात करें तो लखनऊ की मंडी में चावल का भाव 2125 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में 2195 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में 2160 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की किसान मंडी में चावल का भाव 1965 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इस तरह अगर प्याज के भावों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1475 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका, रामपुर की मंडी में 1425 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की किसान मंडी में 1380 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में प्याज 1135 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर की मंडी में आलू 450 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में आलू 410 रुपए और इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 440 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। आखिर में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 2100 रुपए, रामपुर की मंडी में टमाटर 1450 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा की मंडी में 1980 रुपए प्रति क्विंटल और इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं और खास करके खेती में तो आज महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है। खेती में महिलाएं सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण में भी काफी अच्छा कार्य कर रही हैं और इसी का एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में है प्रमिला श्रीवास्तव, जो सरावगी बाराबंकी से आई हैं। प्रमिला जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रमिला जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो खेती का कृषि उत्पाद है उसमें किस तरह से आप सहयोग करती हैं, खेती करने में किस तरह से सहयोग करती हैं? जी मीना भैया, इसमें खेती में शुरू से बुआई से लेकर के कटाई तक की हम लोग वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं कि कैसे उसको जो है वैज्ञानिक विधि से हम अच्छा उत्पादन कर सकें और अच्छा कार्य कर सकें। हम लोग इसी पे कार्य करते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात प्रमिला जी ने बताई कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो वैज्ञानिकों के सुझाव होते हैं, वो अपनी खेती में और पालन करती हैं, अच्छा उत्पादन लेती हैं। प्रमिला जी, ये तो बात हो गई खेती के उत्पाद की, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है किसानों के साथ में कि कई बार उत्पादन वो करते हैं, चाहे फल का हो, सब्जी का हो, लेकिन उस समय उनको बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिलता। तो इस दिशा में आप क्या कार्य कर रही हैं कि उनका पूरा मूल्य मिले? खास करके प्रसंस्करण का जो कार्य है वो किस तरह से आप कर रही हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा रही हैं? जी, इसमें जो भी सीजन पे हमारे फल सब्जियां बहुत से किसान भाइयों के पास उत्पादन होता है और जिनका बहुत कम यूज हो पाता है और उसमें लगभग
काफी मात्रा में, काफी परसेंटेज ऐसा होता है कि सीजन पे हमारा फल और सब्जियां खराब हो जाते हैं और उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो हम लोग उस पे काम करते हैं कि उसको कैसे हम ग्रामीण महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दे करके और इसको हम अपना तरह तरह के विभिन्न पदार्थ बना करके हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे हमारी इनकम भी होगी और हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। और हम लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम आप कर रही हैं। प्रमिला जी, एक चीज आप ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनका आप प्रसंस्करण करके अच्छा लाभ ले रही हैं? जी, इसमें जैसे जितने भी सीजन की सब्जियां हैं या फल हैं, इन सब का अचार बना करके उसको प्रसंस्करण करके, और स्क्वैश है, अचार है, मुरब्बा है, इन सब चीज़ों, जैसे आंवला इस वक्त आ रहा है, उसकी हम बहुत सारी वैरायटीज बना करके और उनका उत्पादन करके हम अपना सेल करके अपना आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो घर में हमारे या हमारे खेतों में या हमारे बागवानी में जो कुछ पैदा होता है उसी का प्रसंस्करण करके प्रमिला जी उसको बाजार भेजती हैं, अच्छा लाभ लेती हैं। प्रमिला जी, ये तो आप काम कर रही हैं और हम जानते हैं कि इससे आप अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं, लेकिन जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, किसान महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या क्या कर रही हैं? उनके लिए मैं एक संस्था के माध्यम से उन महिलाओं को प्रशिक्षण देती हूँ। खाद्य प्रसंस्करण का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जी, इसमें हम कई स्टेप में काम कर सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाई भी सहयोग करते हैं महिलाओं के साथ साथ में। तो इसमें हम जितने भी हमारे सीजन पे फल और सब्जियां हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रख सके और सुरक्षित रख के हम साल भर तक कैसे उनका हम उपयोग करें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हम सप्लाई भी कर सकते हैं, और जिससे हमारा आर्थिक उन्नति होगी और हमारा देश भी तरक्की करेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ काफी मात्रा में फल और सब्जियां होती हैं और हमारी जलवायु अच्छी होने के कारण हर मौसम में तरह तरह के विभिन्न पदार्थ बना करके हम इनको सेल कर सकते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं जी। और बहुत बढ़िया बात बताई प्रमिला जी ने कि जो हमारे उत्पाद होते हैं और खास करके उस समय बाजार में उनका अच्छा मूल्य नहीं होता, लेकिन अगर उनको हम प्रसंस्कृत कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से बाद में हम अच्छा मूल्य प्राप्त करते हैं। प्रमिला जी, जो ये कार्यक्रम आप चलाती हैं, आप बता रही हैं कि महिलाओं को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, वो किस तरह से, थोड़ा इस पे विस्तार से आप बताइए। ये मैं संस्था के माध्यम से महिलाओं को जितनी भी सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरह तरह के विभिन्न कोर्सेज में देती हूँ। कि हमारी एक सोच है कि शुरू से मेरी एक इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ समाज के लिए, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हूँ और उसमें उनका अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। महिलाओं को आर्थिक उन्नति हो सके इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं और महिलाओं की पूरी हेल्प करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। और प्रमिला जी, अब तक कितनी महिलाएं आपसे जुड़ चुकी हैं या कितनी महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के अपना कार्य करने लगी? जी, लगभग ये संख्या 5-6 हजार से ऊपर हो चुकी है। और मैं इसमें लगभग पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेकर के अपना कार्य भी कर रही हैं और उनमें मैं उनको सरकारी सहायता भी जो मिलती है उसमें भी उन लोगों का लाभ दिलवाती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम, हमारे इस खाद्य प्रसंस्करण उद्यान विभाग जो है हमारा इस क्षेत्र में काफी सहयोग करता है। इस कार्य को करने के लिए काफी हमें अनुदान वगैरह भी मिलता है और इस विभाग का हमारा बहुत बड़ा सहयोग है इस कार्य को हमारा आगे बढ़ाने में। प्रमिला जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि जो महिलाएं आपसे जुड़ती हैं, अपना कारोबार थोड़ा बहुत शुरू करती हैं, लगभग कितनी आमदनी उनकी हो जाती है रोजाना अपना खर्च चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर के खर्च में सहयोग के लिए? जी हाँ, लगभग महिलाओं को शुरुआत में थोड़ा स्टार्टिंग में भी रहता है कि 3-4 हजार रुपए महीने से स्टार्टिंग हो जाती है और उनकी अच्छी कमाई हो जाती है, जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और अच्छे से अपने किसी पे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंड हो जाती है महिलाएं। और मुझे भी ये देखकर बहुत खुशी होती है कि कुछ महिलाएं अपना काम करें और मैं इसमें पूरा उनका सहयोग करती हूँ। कहने का मतलब यह है कि आप महिला सशक्तिकरण पर भी अच्छा कार्य कर रही हैं और हमारी तमाम महिला किसान जो हैं सुन रही हैं, देख रही हैं इस समय। एक प्रश्न उनकी तरफ से आपके लिए कि जो ये उत्पाद बनता है, जैसे आपने बताया कि जैम बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो इसका विपणन यानी बाजार की व्यवस्था कैसे करती हैं आप? जी,
इसको स्टार्टिंग में हम लोग बनाते हैं, इसका थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, फिर हम लोग जो भी गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं या हमारे छोटे छोटे मेले होते हैं उसमें हम लोग स्टॉल लगा के सेल करते हैं। स्टार्टिंग हमारी ऐसे होती है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हैं, शॉप में भी सप्लाई हो सकती है, मतलब इसी तरह से हमारी विपणन सप्लाई। कहने का मतलब है कि कोई समस्या विपणन में नहीं आती बिल्कुल। तो बहुत सही बात है कि अगर आप अपना उत्पाद करते हैं और अच्छा उसकी क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता जो है वो बरकरार रहती है तो विपणन की कोई समस्या नहीं आती है। प्रमिला जी, एक और सवाल कि भविष्य की आपकी योजनाएं क्या है? भविष्य में मेरी ये इच्छा है कि मैं महिलाओं के लिए और बेहतर कुछ करूं और उनके प्रशिक्षण केंद्र एक खोलना चाहती हूं। प्लस मैं खाद्य प्रसंस्करण इसमें अपना काफ़ी बड़ा कुछ करने को सोच रही हूँ, जिसमें मैं विभाग के द्वारा उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इसमें मैं लार्ज स्केल पे काम करना चाहती हूँ, जिसमें हमारी सब महिलाएं बहनें ही उसमें काम करती हैं। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी बहनें हैं और वो हिम्मत ना हारें और हिम्मत से काम करें तो निश्चित ही सफलता एक दिन जरूर मिलती है। बहुत बढ़िया बात प्रमिला जी ने कही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रमिला जी, बात जब जुड़ी है खेती की और प्रसंस्करण की तो एक और उसका बिंदु है पशुपालन। क्या आपने कुछ पशुपालन पर भी ध्यान दे रखा है? जी सर, हाँ, इसमें भी पशुपालन में भी हम लोग के गाय और भैंसे हर घर में कोशिश होती है कि होना चाहिए और इसमें भी काफी कुछ किया जा सकता है, काफी उद्योग इसमें भी आधारित है। नहीं, आप भी कुछ गाय भैंस पाल रखे हैं? हाँ जी। उस पर थोड़ा बताइए कि आप कैसे उनका रख रखाव करते हैं, क्या करते हैं? उनका भी वैज्ञानिक तरीके से रख रखाव करते हैं कि टीकाकरण अच्छे से हो और उनका वैज्ञानिक तरीके से उनको स्वस्थ रखा जा सके। जी, मौसम के हिसाब से उनको कैसे रखें और उनका भोजन पानी भी कैसे रखें। कहने का मतलब है कि आप जो खेती से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं उन पर आप निरंतर ध्यान दे रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि आप आगे बढ़ें। और सबसे बड़ा कार्य है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपकी और साथी महिलाएं जो हैं वो भी आगे बढ़ें। प्रमिला जी, एक बहुत बड़ा बिंदु होता है कि शिक्षा। महिलाओं के लिए खास करके बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो महिलाएं अपने समय पे स्कूल नहीं जा पाई हैं और आज अच्छी खेती करने के लिए, अच्छा कोई कार्य करने के लिए थोड़ी बहुत शिक्षा बहुत जरूरी है, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कर रही हैं और क्या करती हैं? जी, उन महिलाओं के लिए मैं एक शाम के समय जैसे 1 घंटे आधे घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया है जी, कि उसमें उन महिलाओं को हम प्रशिक्षित करते हैं, उनको लिखना सिखाते हैं कि लिखना पढ़ना थोड़ा सा आ जाए जिससे हम और अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो इसके लिए वीकली मतलब क्लासेस चलाते रहते हैं हम लोग। प्रमिला जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे सभी किसान साथियों को, खास करके जो हमारी महिला किसान साथी हैं उनके लिए आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी आपने हासिल की कि कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण का कितना महत्व है और अगर इससे हम जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा अच्छा मुनाफा होगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। अब इसी के साथ अपने आज के कार्यक्रम में यहीं तक दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखिए, हमारे पास इस वक्त संतति योजना जो है उसमें 18 सांड हैं और इनकी सफाई, इनका चारा देना, इनको नहलाना, इनकी एक्सरसाइज प्रतिदिन होती है और पेट की सफाई होती है और संतुलित आहार, इनको दाना और हरा चारा और भूसा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, इतनी सांडों की क्या आवश्यकता है? जी, आवश्यकता ये है कि देखिए, ऐसा है कि आप इस समय जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं, हमारे पास यहाँ पर जो साहिवाल हड़ है उसका हम लोग संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं। ये साहिवाल नस्ल जो है इस वक्त विलुप्त हो रही है और ये इसका इतना क्रेज हो गया है पब्लिक के अंदर क्योंकि इसका दूध एक अलग तरह से होता है, इसका टेस्टी भी होता है और गायों के मुकाबले में इसका दूध ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें फैट परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, एसएनएफ भी ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो है हम लोग इसका संरक्षण कर रहे हैं कि ये जो है जाति विलुप्त न होने पाए और ये हमारे देश में संरक्षित रहे। इनके लिए खाने पीने का व्यवस्था, इनके खाने के लिए हरा चारा दिया जाता है, इनको भूसा दिया जाता है और संतुलित आहार भी दिया जाता है इनको।
बाहर का कोई आम पशुपालक जी भाई गर्भाधान इन सांडों से कराना पड़ता है, चाहता है, तो उसको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? देखिए ऐसा है कि ये तो हमारा जो अति हिमकृत वीर उत्पादन के लिए यहाँ रखे गए हैं और इससे हम लोग जो है सीमेन स्ट्रा बनाते हैं। इस समय चूंकि इसकी जांच चल रही है इसलिए रुका हुआ है कार्यक्रम ये, लेकिन ये जो है डीएफएस के लिए इस्तेमाल होते हैं और चूंकि इनका मानक 3000 लीटर या उससे ऊपर है इसीलिए इनको जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और संवर्धन किया जाता है इससे।